Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. टेस्ट 3 के तो पहले हम बुक में चैप्टर 26 क्वेश्चन नंबर 27 और 28 अटेम्प्ट करते हैं। पेज 254 पे आइए जी। स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं मैसेज क्वेश्चन 26, मैसेज आइडियल ट्रेडिंग लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैविंग गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स। Statutory auditors of the company observed that there are many shares and dividends. Shares and dividends दोनों को अंडरलाइन कीजिए। Which remain unclaimed or unpaid. Unclaimed और unpaid को भी अंडरलाइन कीजिए कि शेयर्स या डिविडेंड है जो कि अनक्लेम्ड या अनपेड है। ये अल्फाज हमें हेल्प कर रहे हैं उस कंसेप्ट की तरफ लेके जाने में जो क्वेश्चन में पूछा है। उसने हमें बता रहे हैं कि ये किस चैप्टर से किस कंसेप्ट से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है। फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 3 years फ्रॉम द डेट इट इज ड्यू एंड पेएबल। 3 साल हो गए। आपको पता है हमारा पीरियड भी 3 साल का होता है, जिसके बाद कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्या करे। 1 मिनट आ रही है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की? जो डिविडेंड या शेयर 3 साल से अनपेड है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अंडरग्राउंड कर दें उनको। क्या कर? हाँ जी बिल्कुल। अगर डिविडेंड है तो उन्हें भैया पहले नोटिस किसने भेजना है? मेरे भाई ऐसे ना करें यार। पहले उसको फाइनल नोटिस, पहले उसको उसके घर के एड्रेस पे नोटिस भेजे 90 दिन का, फिर अखबार में नोटिस भेजे 90 डेज का, उसके बाद फिर जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट करवाने हैं। डिविडेंड है तो गवर्नमेंट के अकाउंट, और अगर शेयर्स है या मुदारबा सर्टिफिकेट है एससीसीपी को ट्रांसफर कर देने हैं, जो उन्हें सेल करके गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, जो किस बैंक में होते हैं? नेशनल बैंक पाकिस्तान में। और उस अकाउंट का नाम क्या होता है? अनक्लेम्ड डिविडेंड एंड शेयर्स अकाउंट। कह रहे हैं डिविडेंड विच रिमेन, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ऑडिटर्स हाईलाइटेड दैट इट इज द वायलेशन ऑफ लॉ एंड इट मस्ट बी सेटल्ड इन द लाइट ऑफ सेक्शन 244 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। पता नहीं सेक्शन 244 क्या, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आई कैप सेक्शन वगैरह रेफर दे के नहीं करता, बल्कि वो कंसेप्ट पूछता है। यहाँ पे भी देखें, ये आईसीएम में बॉडी है, ये लोग अपने क्वेश्चंस में सेक्शन का रेफरेंस दिया करते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि इस सेक्शन में क्या डील कर रहा है। आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्लियर होगी जो आपको पूछ रही होगी कि क्या कंसेप्ट क्या है। गाइड्स प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड शेयर्स, मुदारबा सर्टिफिकेट्स एंड डिविडेंड्स रिक्वायर्ड। Briefly explain the procedure for treating the aforesaid unclaimed, unpaid shares and dividend which remain unclaimed or unpaid for a period of 3 years. क्या अच्छा पहले मुझे ये बताइए, सिर्फ डिविडेंड का पूछ रहा है, सिर्फ शेयर्स का पूछ रहा है, या दोनों का पूछ रहा है? दोनों का पूछ रहा है। तो हम उसे बताएंगे डिविडेंड तो वो उसको पहले नोटिस 90 डेज का, फिर उसके बाद फाइनल नोटिस पब्लिश करना है जो अखबार में, फिर उसके बाद डिविडेंड की बात कर लेंगे और शेयर्स की बात कर लेंगे। डिविडेंड जो है वो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना है, शेयर्स एससीसीपी को हैंड ओवर करना है जो कि गवर्नमेंट के अकाउंट में सेल करके डिपॉजिट करवाएंगे। What would be the further steps to be taken by the company if no claim is made before the company by the shareholder after completion of procedure followed in above? प्रोसीजर क्या फॉलो करने हैं? प्रोसीजर फॉलो करने हैं नोटिस, 2 नोटिस बजाएंगे हम उसे 90 डेज के फाइनल नोटिस। अब हमने जो उसके बाद वाला प्रोसीजर है कि गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेंगे या एससीसीपी को हैंड ओवर कर देंगे शेयर मुदारबा सर्टिफिकेट, वो पार्ट 1 में नहीं बताना। पार्ट 1 में क्यों नहीं बताना? क्योंकि पार्ट 2 में पूछ रहा है क्वेश्चन। पार्ट 1 की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोसीजर पूछ रही है, लेकिन उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि प्रोसीजर किस हद तक बताना है, कंप्लीट प्रोसीजर बताना है या पार्शियल प्रोसीजर बताना है। ये रिक्वायरमेंट 1 पढ़ के नहीं हमें पता चल रहा, लेकिन रिक्वायरमेंट 2 पढ़ के पता चल रहा है कि उसने रिक्वायरमेंट 2 में कह दिया है कि जी मुझे बताइए कि इस प्रोसीजर के बाद भी अगर क्लेम कोई नहीं आता कंपनी के पास तो कंपनी ने क्या करना है। इससे हमें अंदाजा लग गया कि जो ट्रांसफर करने वाली बात है वो 2 में पूछ रहा है। तो हम 2 में बताएंगे, 2 हिस्सों में आंसर करेंगे, डिविडेंड का अलहदा और शेयर्स और मुदारबा सर्टिफिकेट का अलहदा। ये क्लियर है कि क्या करना है। चलिए थर्ड, assume that the company has also completed above procedure and subsequently also completed above procedure का मतलब क्या है? ट्रांसफर कर चुकी है।
A shareholder claiming to be entitled for unclaimed share or dividend approaches to the company for the claim. What is the procedure if the claim is filed within 5 years or after 10 years? पहले within 5 year डिस्कस करते हैं. Within 5 year कंपनी के पास आ जाता है. कंपनी क्या कहेगी? क्योंकि भैया हमारे पास ना आओ, SCCP के पास जाओ. SCCP क्लेम की वेरिफिकेशन करेगा और विदिन और स्टेट बैंक को फॉरवर्ड कर देगा या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जो कि विदिन 30 डेज पेमेंट कर देंगे आफ्टर डिडक्टिंग नेसेसरी एक्सपेंसेस. और अगर शेयर्स अभी तक सेल नहीं किए तो उसका राइट है शेयर रिसीव कर सकता है. आफ्टर 10 ईयर के बाद आता है तो क्योंकि भाई अब फारिग है, जहां पे आप 13 साल तक सोए रहे हैं, 3 साल तो पहले कंपनी से डिविडेंड नहीं लिया, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास आने के भी 10 साल तक नहीं, तो अभी भी जाके सोए रहे हैं, अब कोई डिविडेंड नहीं मिलना. 10 साल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर होने के 10 साल के बाद कोई रिकवरी नहीं होगी. 27 में कोई प्रॉब्लम. 28 पे आते हैं. 28 भी प्रोसीजरल है, यही इसी कंसेप्ट पे बेस कर रहा है. हाँ, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है. स्टार्ट करें जी. 28 में कह रहा है Zagam Limited having share capital of rupees 100 million was incorporated on 1st January 2014. डेट को अंडरलाइन कीजिए. क्या लॉ की केस स्टडी में डेट्स अहम होती हैं? बिल्कुल. खासतौर पे वो कंसेप्ट जो कि डेट्स पे बेस कर रहे होते हैं, उनमें तो जरूर हमने इस चीज का ध्यान रखना है. इसमें चूंकि 3 साल वाली कैलकुलेशन है तो डेट्स अहम होगी. When its share were issued at a face value of rupees 10 each, शेयर जो है वो 10 each के हिसाब से इशू किए गए. ZL announced cash dividend of rupees 10 million in first year. पहले साल में 10 million dividend अनाउंस किया. Thereafter the cash dividend kept on increasing by rupees 2 million each year till December 31st 2008. यानी पहले साल में 10 मिलियन, दूसरे साल में, तीसरे साल में 14, फिर 16, इसी तरह वो कह रहा है इंक्रीज हो रहा है. हमने कहा ठीक है, 10, 12, 14 ये ज़हन में रखिएगा, इंक्रीज हो रहा है 2 मिलियन से. In a recent board meeting it was noted that 8% of the company's shares, कंपनी के शेयर जो हैं उनमें से 8% and the related dividend, और उन पे जो डिविडेंड है 8% ऑफ शेयर्स, और उन 8% ऑफ शेयर पे जो डिविडेंड है हैज रिमेन्ड अनक्लेम्ड टिल 28 फरवरी 2019. ठीक है कि 8% शेयर्स कितने थे, टोटल शेयर्स कितने थे भला? अभी फिर वही गलती कर रहे हैं आप. कब आप, और 100 मिलियन तो उसका शेयर कैपिटल है, 10 मिलियन शेयर्स हैं. 8% का मतलब कितने हो गए? 10 मिलियन टोटल शेयर्स है ना. 8% कह रहा नहीं लेके गए लोग. ये कंसेप्ट समझ रहे हैं ना? टोटल शेयर्स कितने इशू किए थे? 10 मिलियन. कितने % लोग नहीं लेके गए? कैलकुलेटर से जरा कैलकुलेशन करें भाई. ज़बानी कलामी करेंगे तो इसी तरह होगा. कोई 80,000 कहेगा, कोई 80 मिलियन कहेगा. कैलकुलेटर देखें, इतने साइंसदान नहीं है आप. कितना आया? 8. भैया आप किसी 80,000 और 8 लाख वाले पहले किसी एक फैसले पे पहुंच जाएं, फिर कंसेप्ट आगे चलाएं. 10 मिलियन का 10% कैलकुलेट कर ले, क्या साइंस है इसमें? वो मेरा ख्याल है 8 लाख आता है. ठीक है, क्योंकि 10% तो 1 मिलियन हो जाएगा ना. तो 8 लाख शेयर्स हैं. नीचे साइड पे लिख ले 8 लाख शेयर्स. इसके बाद वो कह रहे हैं रिलेटेड डिविडेंड हैज रिमेन्ड अनक्लेम्ड, और इसके ऊपर जो डिविडेंड है वो भी अनक्लेम्ड रहा है 28 फरवरी 2019 तक. Hence the board advised the management to take immediate steps to comply with the Companies Act. बोर्ड ने मैनेजमेंट से कहा कि भाई कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस करें. Narrate the procedure that the management should follow in order to comply with board's advice. प्रोसीजर बताइए. Narrate the procedure, इसको अंडरलाइन करें. इसका मतलब हमने प्रोसीजर बताना है जो मैनेजमेंट फॉलो करेगी. Also determine the amount of company's liability in respect of the above. कंपनी की लाइबिलिटी भी बताइए क्या है. Assuming market value of share is 22 per share and dividend for each year becomes due on the 28 फरवरी of the next year. इसमें मार्केट वैल्यू जो है वो बताइए. हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है अनक्लेम्ड डिविडेंड का, इसमें मार्केट वैल्यू की रेलिवेंस है कहीं पे?
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंस नहीं है, एससीसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसके पास जब शेयर पहुंचेंगे तो उसने मार्केट वैल्यू पे सेल करके गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं पैसे। कंपनी की जिम्मेदारी में कहीं कोई मार्केट वैल्यू का जिक्र आता है? नहीं आता। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है। हाँ, एससीसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है क्योंकि उसने उस रेट पे सेल करके गवर्नमेंट के खातों में पैसे डालने हैं। शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बाद में अगर क्लेम करने आता है उसके लिए भी रेलिवेंट हो सकती है, उसने उस रेट के मुताबिक रिकवरी का हकदार होगा। लेकिन कंपनी के लिए रेलिवेंट, हमने उसे बताना है भैया हमने डिविडेंड कितना पे करना है गवर्नमेंट के खातों में और शेयर जो है वो कितने देने हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या प्रोसीजर क्लियर है आपको? प्रोसीजर कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं कि अमाउंट कितनी डिपॉजिट करवानी है, शेयर कितने ट्रांसफर करने हैं, बाकी का प्रोसीजर तो क्लियर है। हमें क्या करना है? हमने अखबार में इश्तिहार देना है 90 डेज फाइनल नोटिस, फिर उसके बाद डिविडेंड कैलकुलेट करके डिपॉजिट करवा देंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में, शेयर्स एससीसीपी। अब देखते हैं डिविडेंड की कैलकुलेशन कि डिविडेंड कितना हमने डिपॉजिट करवाना है। अब देखिए डिविडेंड जो है इस वक्त हम किस डेट पे खड़े हैं वाला जी? इस वक्त जो है हमारी जो डेट है वो क्या 28 फरवरी 2019। 28 फरवरी। अब देखिए पहला डिविडेंड कब दिया? पहला डिविडेंड ड्यू कब हुआ? 28 फरवरी 2015 को। इससे एग्री करते हैं? फर्स्ट डिविडेंड 28 जनवरी 2015 को, 2016 को 1 साल, 17 को 2 साल, 18 को 3 साल। इसका मतलब है आज के दिन ये वाला 3 साल हो गए, अनक्लेम्ड हो गए। दूसरा, क्या जो 28 फरवरी 2016 वाला डिविडेंड है, एक तो ये नोट कर लेना 28 जनवरी 2015 वाला डिविडेंड, पहला डिविडेंड जो था हमारा फर्स्ट डिविडेंड वो कब ड्यू हुआ था? ड्यू ऑन कब? 28 फरवरी 2015 को। दूसरा डिविडेंड 28 फरवरी 2016। इसी तरह तीसरा हुआ होगा 28 फरवरी 2017। फोर्थ, जल्दी जल्दी में करना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझा। 2018 और ये वाला जो है फिफ्थ, ये हाँ आज हम इस डेट पे खड़े हैं। आज की डेट पे यहां पे क्या ये वाला अनक्लेम्ड अनपेड हो गया? इसको 3 साल गुजर गए, चलें, इसका मतलब ये भी हमने जमा करवाना है। क्या इसको 3 साल हो गए? पहला साल ये, दूसरा ये, तीसरा साल ये, इसको भी हो गए, ठीक है। क्या इसको हुए? इसको 2 साल हुए। पहला साल 17 को ड्यू हुआ था, 18 को 1 साल से ओवर ड्यू और 19 को 2 साल से ओवर ड्यू। इसका मतलब है हमने, कंपनी ने इन डिविडेंड को तो जमा नहीं करवाना, इनको 3 साल हुए जमा करवाना। अब हम इनकी कैलकुलेशन कर लें। डिविडेंड कितना दिया उन्होंने? 2 मिलियन ईच ईयर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक शेयर पे 2 मिलियन ईच ईयर है। सॉरी, हाँ, फर्स्ट ईयर में 10 मिलियन है और दूसरे में 12 मिलियन है, 8%। इसका मतलब है 10 मिलियन का 8% लेंगे ये डिविडेंड। 10 मिलियन में ना, 10 मिलियन तो टोटल है, ये कितने शेयर हैं? ये 8% है। तो इसका मतलब है जो डिविडेंड होगा जो इन पे एप्लीकेबल है वो भी 10 मिलियन का 8% ही होगा। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है? इस तरीके से भी कर सकते हैं, या अनक्लेम डिविडेंड के जो शेयर्स हैं वो कैलकुलेट करके उसके ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये आसान है। डिविडेंड टोटल कितना था? 10 मिलियन। कितना अनक्लेम्ड है? 8%। कितना हो गया? 8 लाख। अच्छा, इस साल में कितना डिविडेंड अनक्लेम्ड है? इसमें 12 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8% इज इक्वल टू 960।
960 था, तो हमारा टोटल कितना हो गया 1760। ये हो गया अनक्लेम्ड डिविडेंड जो कि ड्यू है, जो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है। देखिए कैलकुलेशन क्लियर हुई। अगर हमें इसी तरह वो आगे भी लेके चलता, हम इसी तरह 8% है जो अनक्लेम्ड है शेयर्स, तो डिविडेंड भी वही अनक्लेम्ड होंगे, जो शेयर्स अनक्लेम्ड है डिविडेंड भी वही अनक्लेम्ड होगा। 8% के हिसाब से आगे भी कैलकुलेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट, शेयर्स कितने एससीसीबी को ट्रांसफर करने हैं, वो कितने करने हैं, हमने नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं। टोटल शेयर्स कितने हैं 10 मिलियन। अब शेयर्स कितने होंगे 10 मिलियन, 10 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8%, ये कितना बने 8 लाख। ये दो कैलकुलेशंस करवानी थी शो, क्योंकि उसने कहा लायबिलिटी बताई, लायबिलिटी कंपनी की ये बनती है, ये अमाउंट पैसे जमा करवाने हैं, ये शेयर्स ट्रांसफर करना। जी कुछ क्लियर हुआ? ये मैच करके देखे, बुक के एंड पे आंसर यही आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं। इसका नहीं, चले नोट कर लें, नहीं दिया तो ये फिगर्स नोट कर लें कंसेप्ट के लिए। अच्छा फर्ज कीजिए मैं एग्जाम में बैठा हूं, मुझे ये कैलकुलेशन नहीं आते, मैं छोड़ दूंगा क्या क्वेश्चन? मुझे क्या करना चाहिए भाई? ये लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकता, प्रोसीजर तो बता सकता हूं ना, मैं प्रोसीजर ही बता दूंगा कम से कम, प्रोसीजर के मार्क्स तो मुझे मिले। अगर क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मुझे नहीं आता, इसका यह मतलब नहीं मैं पूरे का पूरा क्वेश्चन छोड़ दूं। जितना को कंसेप्ट में अटेम्प्ट कर सकता हूं, मुझे उतना जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। ये तो काउंटिंग में भी आपको सिखाते होंगे ना, कि अगर कोई चीज कैलकुलेट करनी है और उसके बाद भी कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी है, कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन में गलती होगी कोई बात नहीं, वो गलत ही कैलकुलेट कर लें, आगे वाला स्टेप तो ठीक करें, उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन अगर नहीं आती तो इसको छोड़ दें, बाकी प्रोसीजर तो बता दें। ये बात समझ आ गई? नहीं समझ आई मुझे लगता है। चलिए जी जी। सर ये कह रहा है कि कैश डिविडेंड अनाउंस करिए कंपनी 10 मिलियन का, तो सर 10 रुपीज ईच शेयर की वैल्यू है, तो सर इसमें शेयर तो 1 मिलियन नहीं होंगे? नहीं नहीं, शेयर 1 मिलियन नहीं है, शेयर 10 मिलियन, 100 मिलियन शेयर कैपिटल है सर, लेकिन डिविडेंड तो वो 10 मिलियन का अनाउंस कर दिया ना। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ 10 मिलियन का डिविडेंड है, तो एक शेयर्स के ऊपर 1 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, एक शेयर के ऊपर 1 रुपया डिविडेंड दे, उस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ी मुश्किल होगी, आसान है जी। ये क्वेश्चन 28 क्लियर हो गया। चलिए, कोई इस पूरे चैप्टर 26 में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हाँ, कंपनी की लायबिलिटी के, कंपनी ने कितने अमाउंट वगैरह पे करने हैं, तो ये जाहिर है कंपनी के पास पैसे पड़े हैं, कंपनी की लायबिलिटी है कि ये फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करे, कंपनी की लायबिलिटी है कि ये एससीसीबी को शेयर ट्रांसफर करे, कंपनी ने करने हैं ना जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब टेस्ट की तरफ चले, टेस्ट निकालिए। टेस्ट 3 क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सामने इस वक्त टेस्ट 3 नहीं है? सबके सामने है टेस्ट 3। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन जी। ये टेस्ट 20 हमारे मोस्ट कंपनी लॉ में से प्रोबेबली मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं 24 और 5, उनका टेस्ट था। उसमें क्वेश्चन अच्छे हैं, ये पास पेपर के सारे क्वेश्चन, इनको आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन 1 ने कह रहा है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कामयाब लिमिटेड इज ड्यू टू बी हेल्ड ऑन 12 सितंबर 2017 एट 10 बजे एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। ये मुझे याद आ गया। अच्छा, इधर उधर के कंसर्ट भी पूछ लिया करूँ अगर रास्ते में कोई, ये क्या जनरल मीटिंग क्या रजिस्टर्ड ऑफिस में होना जरूरी है कि किसी और जगह भी हो सकता है? लिस्टेड कंपनी नियरेस्ट सिटी में भी करवा सकते हैं। लिस्टेड कंपनी ऑप्शन थी ना। लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसने एजीएम कंडक्ट करवानी है उस शहर में जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिटेड है या नियरेस्ट सिटी में। अनलिस्टेड के लिए इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, इसका मतलब अनलिस्टेड कंपनी कहीं पे भी करवा सकती है मीटिंग।
Being the company secretary, comment on the following situation under the provisions of Companies Act 2017. कमेंट कीजिए इस सिचुएशन पे। पहला, शफीक लॉन्च्ड ए प्रॉक्सी फॉर्म ऑन 10 सितंबर 2017 5 बजे शाम को। शफीक ने प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करा, बताइए वैलिड है या इनवैलिड? रीजन बताइए क्यों इनवैलिड है? 48 आवर्स बिफोर सबमिट नहीं करवाया। ठीक है, कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सेकंड, अनवर अपॉइंटेड अमजद एज हिज प्रॉक्सी बाय डिपॉजिटिंग द प्रॉक्सी फॉर्म ऑन 8 सितंबर 2017। ऑन द नेक्स्ट डे अनवर केम टू नो दैट अमजद हैज गॉन अब्रॉड, सो ही डिपॉजिटेड अ प्रॉक्सी फॉर्म इन फेवर ऑफ वकास। तो उसने वकास की फेवर में भी प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवा दिया। कौन से वाला इनवैलिड? दोनों इनवैलिड, बिल्कुल। एक मेंबर एक ही प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवा सकता है, एक से ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा करवाता है तो सारे इनवैलिड। थर्ड, सजाद अपॉइंटेड जवाद एज हिज प्रॉक्सी। जवाज नेम इज नॉट इन द मेंबर्स रजिस्टर। बताइए क्या जावेद प्रॉक्सी पॉइंट हो सकता है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है प्रॉक्सी पॉइंट हो सकता है? हाँ, शाबाश। जो कहते हैं हो सकता है वो भी गलत, जो कहते हैं नहीं हो सकता वो भी गलत। जो कहते हैं हो सकता है अगर आर्टिकल्स में परमिशन दी गई है वो सही है। अगर कंडीशन के साथ कोई चीज अलाउड हो तो आपको पता है हम उसे कंडीशन के साथ अलाउ करवाते हैं, स्ट्रेट अवे यस या नो नहीं करते। तो ये हो सकता है अगर आर्टिकल्स में परमिशन है कि नॉन मेंबर भी प्रॉक्सी पॉइंट हो सकता है। For one of the members, Asan Limited has inquired about who may attend the AGM on its behalf and what would be the right of such attendee. जी, असान लिमिटेड कह रही है कि भाई मेरे बिहाफ पे कौन एजीएम अटेंड? क्यों, क्या कंपनी नहीं एजीएम आगे अटेंड कर सकती? नहीं, कंपनी का प्रॉक्सी आएगा। नहीं, प्रॉक्सी नहीं, रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉक्सी तो नेचुरल पर्सन के लिए कंसेप्ट होता है, आर्टिफिशियल के लिए रिप्रेजेंटेटिव का। वो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। अच्छा, मैं भूल गया, ये रिप्रेजेंटेटिव के भी कुछ असूल होते थे शायद। कंपनी किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है? एक मिनट अरे, और कोई नहीं बोलेगा। जी आप बताइए, ये पीछे आपके पीछे स्टूडेंट। जी आप, कंपनी किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है? अपने डायरेक्टर को, शेयर होल्डर को, किसको? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंची बोलिए। कोई आवाज नहीं। आप बताइए, किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकती? क्यों नहीं पता आपको? मेरे भाई मैंने पढ़ाया नहीं क्या? लेक्चर नहीं लिए थे आपने, एब्सेंट थे। जी मेरे भाई, किसी को भी अपॉइंट। देखा, अच्छा बड़ा कंसेप्ट आता है फिर फेल हो जाते हैं। और ये नहीं लिखना किसी को भी अपॉइंट कर सकती है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन नहीं है साथ कोई। नेचुरल पर्सन, बोर्ड रेजोल्यूशन होनी चाहिए। बोर्ड रेजोल्यूशन से क्या उसका एम्प्लॉय, ऑफिसर, शेयर होल्डर होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, बोर्ड रेजोल्यूशन होनी चाहिए। पूरी बात किया करे, आधी बात करते हैं लाभ में, इसीलिए नंबर नहीं देता हूं। नहीं भाई, बोर्ड रेजोल्यूशन है, खुदा का खौफ कर यार। नहीं है। आप बाद में चेक कर लीजिएगा या हमें बता दीजिएगा, हम आपको ढूंढ देंगे इंशाल्लाह। ये बोर्ड रेजोल्यूशन कंफर्म है। जी कह रहे राइट्स ऑफ सच अटेंडी, इस ये जो अटेंड करेगा इसके राइट्स क्या होंगे? वही जो एक मेंबर के राइट्स होते हैं। यानी जो भी कंपनी के पास राइट है एज शेयर होल्डर, वो सारे के सारे राइट्स उस मेंबर के पास होंगे। यानी वो मीटिंग को अटेंड भी कर सकता है, स्पीक भी कर सकता है, वोट भी कास्ट कर सकता है, पोल भी डिमांड कर सकता है, प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है कि नहीं? हाँ, खा गए ना मार भैया। ला इतना आसान नहीं है जितना आपने इसको इजी ले लिया है। भाई रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है। क्या प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है? वो नहीं कर सकता। रिप्रेजेंटेटिव प्रॉक्सी पॉइंट कर सकता है। जी बी ए क्लियर है? ए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बी पे आइए। कह रहा है सनशाइन लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी हैड 3 डायरेक्टर्स ए, बी एंड सी। After 2.5 years of their appointment, A died in a car crash. B and C are of the opinion that since the election of director are due in 6 months time, there is no need to fill the casual vacancy. Discuss. जी बताइए,
कह रहे 3 में से 1 फारग हो गया, बाकी तो कह रहे कोई बात नहीं, अभी करीब ही तो होने वाले, तो कैजुअल वैकेंसी फिल करने। अच्छा नहीं, अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड होती है, ये तो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड में भी रिक्वायर्ड है। वो कब? हाँ शाबाश, जब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से कम हो जाता था, तो अनलिस्टेड के लिए मिनिमम नंबर है 3, कम होगी, कैजुअल वैकेंसी फिल करना लाजमी है। और ये भाई मुझे बताएंगे, अब जो कैजुअल वैकेंसी फिल होगी तो वो डायरेक्टर जो आएगा वो 3 साल के लिए आएगा ना? एक मिनट ठहरिए, हाँ शाबाश, उसका रिमेनिंग पीरियड जो है जिस डायरेक्टर की जगह पे अपॉइंट हो रहा है उतने, यानी 6 महीने के लिए आएगा। शाबाश। सी, Farhan Limited, a listed company, has received a request from a shareholder who holds 9% shares of the company to inspect the register containing the minutes of proceedings of general meeting. Discuss the rights of shareholder to inspect the above register. ये इंस्पेक्ट कर सकता है रजिस्टर? भाई 9% 10% नहीं है, और भाई 1% 1% भी होते ना तो वो आगे रजिस्टर इंस्पेक्ट कर सकता था, जरूरी नहीं है। लेकिन कब? मीटिंग के 7 दिन के बाद। हाँ, और कंपनी जो है उसको विदिन 2 बिजनेस आवर एटलीस्ट डेली जो है वो रजिस्टर को ओपन रखेगी। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। लेकिन ये तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे लग रहा है वो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। तो क्या मुझे ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये बतानी चाहिए? मेरा ख्याल, मेरा दिल नहीं मान रहा। वैसे बताना, डिस्कस करना चाहें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमें सिर्फ ये बताना चाहिए कि क्या ये शेयर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकता है? नहीं, रजिस्टर कहेंगे कर सकता है मीटिंग के 7 दिन के बाद। हाँ, ज्यादा दिल करे अगर तो फिर वो कॉपी वाली बात कर सकते हैं आप। ये कॉपी वाली क्या बात है मेरे भाई? एक नहीं, आपके पीछे वाला भाई जो हंस रहा है, फी पे करके ले सकता है कॉपी कंपनी, और कंपनी कह रही है आज नहीं, हम आपको परसों देंगे, विदिन 14 डेज के अंदर, विदिन 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट। 7 दिन के बाद रिक्वेस्ट भेज सकता है, और रिक्वेस्ट के 7 दिन के अंदर कंपनी उसको कॉपी प्रोवाइड करने की पाबंद होगी। फी पे करेगा। इंस्पेक्शन के लिए फीस नहीं है, कॉपी करवाने के लिए फीस है। नहीं, हाईकैप की बुक में भी है। मेरे भाई आप ऐसा कीजिएगा, मेरे भाई आप ना बाद में मेरे से भाई से मिल लीजिएगा, हैं टीए रूम में, ठीक है? इंशाल्लाह आपकी तसल्ली करवा दी जाएगी। नहीं, ये बात नहीं है, हो सकता है मैं किसी चीज में गलत भी हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, इंसान हूँ, गलती हो सकती है, लेकिन जो जिन चीजों के ऊपर मैं कंफर्म हूँ सो मैं कंफर्म हूँ। जहाँ पे 50-50 होता ना, खुद कह देता हूँ आपको कि इस पे मुझे नहीं है। बहरहाल फिर भी गलती का चांस है, तो आप बाद में क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा। तो अगर मैं गलत साबित हुआ तो इंशाल्लाह वो आपको अगले लेक्चर में बता दिया जाएगा, करेक्ट करवा दिए, कोई मसला नहीं है। नहीं, हो सकती है, मैं आपको डिस्करेज हरगिज नहीं कर रहा। ये ऐसे हंस पड़ते हैं तो ये बात दूसरी तरह चली पड़ती है, ऐसे आपका मैं क्वेश्चन को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। शाबाश शाबाश। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, कैन एक्सप्लेन द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। आपको पता है कि आपका फेवरेट क्वेश्चन बनाने का स्टाइल होता है, या तो कोई रूल हमें दे के कहता है इसकी एक्सेप्शन बताओ, यहाँ क्या कहता है उस रूल में गड़बड़ करके कहता है इसमें से एरर्स आइडेंटिफाई करो। तो ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है, अभी इसको एक्सेप्शन बता देते हैं। कह रहा है नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शैल बी सेंट टू मेंबर्स एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, सही कह रहा है। एंड इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल आल्सो बी पब्लिश इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, ये भी सही कह रहा है। तो एक्सेप्शंस क्या है? पहले कंपनी टाइप बताओ, अनलिस्टेड कंपनी। अगर अनलिस्टेड कंपनी के सारे मेंबर्स एग्री करें तो फिर शॉर्टर नोटिस पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है। B, every company shall hold its annual general meeting within a period of 4 months following the close of its financial year and once in each calendar year, ये भी सही कर। क्या यहाँ पे लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी के लिए अलग बात करनी चाहिए या एक ही?
क्योंकि उसने टाइप ऑफ कंपनी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब है हमें सोल्यूशन में दोनों का जिक्र कर देना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन 30 डेज की एक्सटेंशन दे सकता है और अनलिस्टेड केस में रजिस्ट्रार 30 डेज की एक्सटेंशन दे सकता है। भाई क्लियर हो गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में आते हैं, पार्ट ए। अकमल ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन अगस्त 1, 2006. In a meeting held on August 1, 2007, the chief executive has informed the director that due to certain problems being faced by the company, he is not in a position to hold the first annual general meeting at an early date. वो कह रहा है कि जी हम जल्दी किसी डेट पे मीटिंग कंडक्ट नहीं करवा सकते। Identify the latest date by which the directors are required to hold the meeting, giving reason with reference to the Companies Act. कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग को कितना डिले किया जा सकता है। लेटेस्ट डेट का मतलब क्या है कि कितना लेट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना लेट हो सकते हैं। तो बताए, अच्छा ये फर्स्ट मीटिंग है कि सब्सीक्वेंट है? ये फर्स्ट है। फर्स्ट एजीएम कितने अरसे में? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और वन सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस तो दिया नहीं, उसको तो साइड पे कर दें। इनकॉर्पोरेशन के 16 महीने के कितना बनते हैं? अगस्त, उसके बाद अगस्त पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 30 जनवरी या 1 फरवरी कर लें। अगस्त 1 है, अगस्त 1 2017 यानी 1 साल तो हो गया, 12 महीने, 4 महीने और करने हैं। सितंबर 1 पे 13, सितंबर, अक्टूबर 1, नवंबर 1, दिसंबर 1। भाई अकाउंट सही कर रहा हूं मैं? हाँ 12 महीने हो गए ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर तक, या 1 दिसंबर कर लें, आपकी मर्जी, वो भी ज्यादा गलत नहीं, 30 नवंबर चले कर लें, 16 महीने के अंदर। लेकिन ये आंसर गलत है, 30 नवंबर। हाँ एक्सटेंशन वाली बात भी तो है। वो कह रहा है बताओ ज्यादा से ज्यादा कितना डिले कर, तो हम ये डेट लिख देंगे कि विद इन 16 मंथ्स यानी 30 नवंबर तक। लेकिन बाद में ये भी लिखेंगे कि 30 डेज की एक्सटेंशन भी मिल सकती है, 30 डेज की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। किससे मिलेगी भला? रजिस्ट्रार से। इसमें दोनों बातें करने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइप ऑफ कंपनी मेंशन्ड है। भाई ये कैलकुलेशन समझ आई 16 महीनों वाले कैसे कैलकुलेट हुए? क्लियर है? आगे चलते हैं। बी, a listed company is proposing to hold its annual general meeting on November 20, 1996. The items on the agenda include approval of annual count, approval of annual count है पहली, फिर proposed final dividend, appointment of auditors, increase in authorized capital, approval of investment in associated company. State how above items should be categorized, ordinary versus special business. जी मेरे भाई कॉर्नर में बैठे हैं, बताइए कौन कौन सा बिजनेस ऑर्डिनरी है? कोई भी ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है जी। क्लासेस नहीं ली हुई, क्यों इतनी छुट्टियां क्यों करते हैं आप लोग? जी मेरे भाई आप बताइए। फाइनल डिविडेंड ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑर्डिनरी बिजनेस है, और अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स। अब कह लें वो तो सर कहीं आया ही नहीं। अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं? वो भी तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, उनको नहीं मिल रहा। मेरे भाई उनको बताइए अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स किधर है, नजर आया? और स्पेशल बिजनेस कौन सा है? और अप्रूवल फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। हाँ जी, तो बी क्लियर है? जी जी। हम पढ़ा था कि कंपनी अपना एनुअल जनरल मीटिंग 120 डेज आफ्टर क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर कर सके, तो ये तो आफ्टर 120 डेज होता है। उधर डेट लिखे हुए 30 जून 1996, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर उसको मीटिंग नहीं कर सकता सर 20 नवंबर को जी। अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो फिर कर सकता, तो उसने एक्सटेंशन ले ली होगी ना। भाई की ये कहते हैं सर
इसमें एक और नुक्ता है इस क्वेश्चन में जो उसने पूछा तो नहीं लेकिन मेरे जहन में आया। मैंने कहा क्या नुक्ता है इसमें? कहेंगे सर देखे ये एंड है 30 जून 1996 और हमने पढ़ा है कि विद इन 4 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर मीटिंग करनी होती है। मीटिंग कर रहा है ये नवंबर 20 को, तो ये तो मीटिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि 4 महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो क्या ये मीटिंग हो सकती है कि नहीं? वो कह रहे हैं ये मीटिंग ही सारी फारग है, इलीगल है। क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने एक्सटेंशन ले ली होगी। किससे ली होगी भला? ऐसी अब भाई कमीशन, लिस्टेड कंपनियां यार ऐसे ना करें, कमीशन से ली होगी। टाइप ऑफ कंपनी को इग्नोर कर रहे हैं आप। आगे चलें। सी, सेक्रेटरी ऑफ बैडमिंटन प्राइवेट लिमिटेड विच वाज इनकॉर्पोरेटेड 10 years ago has informed you that they are planning to convert their company into a public company. You are required to advise them on the time period for holding statutory meeting. वो तो फर्स्ट ईयर के में जो कन्वर्ट करे फिर होती है, ये तो 10 साल हो गए हैं। इनको स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 24, Tennis Limited is a listed company which holds 25% shares of another listed company, Cricket Limited. You are required to explain how Tennis Limited would exercise its voting rights. जी, एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं, वो कंपनी वोटिंग राइट्स को कैसे एक्सरसाइज कर सकती है? रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करके। रिप्रेजेंटेटिव या प्रॉक्सी? रिप्रेजेंटेटिव। और दूसरा गेट रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो चाह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनका बंदा आ जाए, नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करके। नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करके। नॉमिनी डायरेक्टर का कंसेप्ट इससे पहले हमने और किस किस जगह पढ़ा हुआ है? एसोसिएटेड, उसमें एक्सेप्शन थे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़ा, और वो जो कंसेप्ट पढ़ा था कि डायरेक्टर बनने के लिए मेंबर होना जरूरी है, उसकी एक्सेप्शंस में था। भूल गए मेरे भाई? एक्सेप्शन में था। चलें, आपको इनाम 50 रुपए। आपने मुझे सिर्फ इतना बताना है कि क्या एक डायरेक्टर उसने सारे शेयर्स बेच दिए, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है? नहीं, एक मिनट, जिससे पूछ रहा हूं। जी मेरे भाई, क्या वो कंपनी का डायरेक्टर रह सकता है? डायरेक्टर नहीं रह सकता, मेंबर होना जरूरी है। भैया 4 एक्सेप्शंस हैं इसमें, ठीक है? 4 एक्सेप्शन हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव है तो मेंबर होना, डायरेक्टर समझा जाता है, मेंबर होना जरूरी नहीं। और फुल टाइम एम्प्लॉय, वो भी शेयर होल्डर नहीं है, डायरेक्टर बन सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर, वो भी शेयर होल्डर नहीं है, बन सकता है। उस तरह जी नहीं, वैसे क्यों दे देना चाहिए? देखिए, जहां पे पहले हम एग्री कर चुके हैं, जहां पे फर्दर कंडीशंस हो, एक्सेप्शंस हो, हमें लॉ में वो कंसेप्शन या कंडीशन डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप यही गलती करते हैं, आधा कंसेप्ट बता देते हैं, समझ लेते हैं आपने आंसर दे दिया, आंसर नहीं दिया होता। तो जहां कहीं कंडीशन या एक्सेप्शंस हो, हमने वो भी बतानी होती हैं। चलिए शाबाश भाई, ना बताने के लिए। क्वेश्चन 5 जी, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। कह रहा है हाइपर प्राइवेट लिमिटेड एचपीएल हैज 2 शेयर होल्डर्स, ऑल द डायरेक्टर्स कंपनी आर नॉमिनीज ऑफ दीज 2 शेयर होल्डर। इन्हीं 2 शेयर होल्डर्स ने नॉमिनेट किया बाकी डायरेक्टर्स को। कौन कौन है शेयर होल्डर? एक WCL कंपनी है, दूसरा फुरकान। दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिए और नॉमिनी डायरेक्टर भी बता दिए। फुरकान ने जो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट किया उनमें चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल है। WCL is presently considering to appoint one of its director as chief executive of HPL to replace the existing chief executive. कंपनी ये चाह रही है कि कंपनी का एग्जिस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को निकाल के अपना चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जाए। कमेंट ऑन द अबव प्रपोजल, बताइए क्या कर सकती है कंपनी के नहीं? 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि देखें, रिमूव करना है एग्जिस्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव को, ठीक है? अपॉइंट तो कर सकते हैं। अपॉइंट कैसे करते हैं? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए ना। अपॉइंट तो कर सकती है वो अपना नया, लेकिन पहला इशू ये है कि इसको रिमूव किया जा सकता है कि नहीं। 2 ऑप्शंस हैं,
पहली ऑप्शन है 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर और दूसरी है स्पेशल। 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स क्या रिमूव कर सकते हैं भैया? टोटल डायरेक्टर हैं 8, 3/4 कितने होंगे? 6। इस वक्त कितने डायरेक्टर हैं WCL के हाथ में? तो रिमूव नहीं कर सकते ना, अनलेस के फुरकान का एक डायरेक्टर तोड़ ले। क्यों नहीं होगा? नहीं, असेंबली में ऐसे नहीं होता, वो एक दूसरे के मेंबर पार्टी वोट तोड़ते नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर वो डायरेक्टर कोई एग्री हो जाए इस रेजोल्यूशन को फुरकान के डायरेक्टर में से, तो फिर इस चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव किया जा सकता है, वरना नहीं। ये तो हो गई थ्रू डायरेक्टर, बात बता दी। अब आ जाए थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से रिमूव किया जा सकता है? जी बताइए, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से रिमूव किया जा सकता है? 3/4 मेजोरिटी 75% यानी चाहिए होता है। क्या इनके पास 75% है? नहीं, 9 मिलियन शेयर्स बनते हैं 75 3/4 मेजोरिटी के लिए, जो कि WCL के पास नहीं है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए से रिमूवल नहीं हो सकती। 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर से रिमूवल नहीं हो सकती अनलेस के फुरकान का एक डायरेक्टर मिल जाए, वो इस रेजोल्यूशन की फेवर में वोट दे दे, फिर हो सकती है, वरना नहीं। तो क्लियर हो गया? तो दोनों सूरतों में रिमूवल नहीं हो सकती, लेकिन हमने उसको एक रास्ता बता दिया कि अगर तुम उसका डायरेक्टर तोड़ लो तो फिर रिमूव कर सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव। 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं। 6 में आइए। Rapid Construction Limited is a listed company. Advise the board of directors of RCL on the following matters in the light of the provisions of Company Act 2017. A request has been made by an independent director for increase in remuneration of director from ₹25,000 to ₹40,000 for attending board and subcommittee meetings and performing extra services. जी, कोई डायरेक्टर अगर रिम्यूनरेशन इंक्रीज करना चाहे, क्या रिम्यूनरेशन इंक्रीज हो सकती है? कैसे इंक्रीज होगी? बोर्ड मीटिंग में क्या रिम्यूनरेशन इंक्रीज हो सकती है? शाबाश भाई, शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों चेंज कर सकते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। तो डायरेक्टर्स भी आर्टिकल्स ऑफ कंपनी अगर अलाउ करता है तो डायरेक्टर्स भी रिम्यूनरेशन चेंज कर सकते हैं, मेंबर्स भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेंबर्स ने स्केल बता दिए हैं आर्टिकल्स में तो उन स्केल से एक्सीड नहीं किया जाएगा। कंसेप्ट याद आया कोई? जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कुछ कह रही थी। नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो फिर उसको डायरेक्टर क्यों बनाया? नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बहरहाल डायरेक्टर है, उसके नाम में लिखा हुआ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर है, वो बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकता है बिल्कुल। बी जी हाँ बिल्कुल नहीं भैया कर सकता है। 3 कंसेक्टिव मीटिंग से उसे एब्सेंट नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी मीटिंग उसका दिल करे तो अटेंड करे, दिल करे तो ना करे। ठीक है, 3 कंसेक्टिव है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लाजमी है, लेकिन 2 कंसेक्टिव तो उसका राइट होगा। बी, मिस्टर दाऊद, शाबाश, पॉइंट अच्छा उठाया आपने। हाँ, खास तौर पे वो पॉइंट जिस पे मैं कंफर्म था। बी, मिस्टर दाऊद हु इज ए डायरेक्टर वांट्स टू अपॉइंट हिज ब्रदर इन हिज प्लेस एज ही इज गोइंग अब्रॉड ऑन वेकेशन। मिस्टर दाऊद अपने भाई को डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता। इस कंसेप्ट को हमने नाम क्या दिया था? असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। एक होता है पक्का अपॉइंट करना, उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। एक होता है आर्जी तौर पे, जैसे मेंबर प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं। तो हम पहली लाइन लिखेंगे असाइनमेंट ऑफ ऑफिस तो कंपनी एक्ट में पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसके बाद फौरन ही अगली बात भी लिखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर पॉसिबल है। शर्त क्या है? 2 कंडीशंस थी, 90 डेज से ज्यादा के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हो और दूसरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल ले ले, फिर अपॉइंट कर सकता है, वरना नहीं। बी क्लियर हो गया? 6B। सी पे आइए। On 5th December 2016, an urgent request has been received from Fareed, a member, for inspection and supply of minutes of company's 15th extraordinary general meeting held on 2nd December 2016.
जी बताइए, मेंबर से रिक्वेस्ट मिले क्या कर, ये तो पहले अभी इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। बिल्कुल कर सकता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है, लेकिन अभी नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं कर सकता? 7 दिन पूरे नहीं हुए, अभी तो वो मेरा टाइप कर रहे होंगे बेचारे। 2 दिसंबर को हुई है, 9 दिसंबर या उसके बाद आके मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपी भी रिसीव कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे फर्दर 7 डेज वेट करना पड़ेगा और फीस भी पे करनी पड़ेगी। डी, मिस्टर असद इज अ डायरेक्टर बट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कंपनी। 4 एक्सेप्शंस। कौन कौन सी एक्सेप्शन थी बोला मेरे भाई? फुल टाइम एम्प्लॉय, होल टाइम एम्प्लॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव, नॉमिनी डायरेक्टर या डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। 7, 6 में कोई इश्यू तो नहीं है। 7, असलम सीमेंट लिमिटेड द कंपनी इज ए पब्लिक कंपनी। ये नहीं बता रहा लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, यहां तक तो नहीं बता रहा, आगे शायद बताया। द कंपनी हैज 7 डायरेक्टर्स हु आर ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। Mr. Aslam is the chief executive of the company. He plans to sell all of the company share beneficially owned by him. Chief executive था, सारे के सारे शेयर बेचना। Please comment either following advices are correct or reason thereof and reason thereof. बताना है कि ये advices correct है कि नहीं। पहली, as soon as he sells all of the share beneficially owned by him, he will ipso facto मतलब because of very same effect, cease to be a director of the company. जैसे ही उसने अपने सारे शेयर्स बेचे वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। बताइए क्या ये बात सही कह रहे हैं? एक्सेप्शन किसके लिए है? एक्सेप्शन डायरेक्टर के लिए है या चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए? चीफ एग्जीक्यूटिव। तो उसने पूछा क्या है? उसने ये नहीं पूछा कि जैसे ही शेयर सेल करता है चीफ एग्जीक्यूटिव रहेगा कि नहीं। उसने क्या पूछा है? जैसे ही शेयर सेल करेगा डायरेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बताइए क्या डायरेक्टर रहेगा? नहीं रहेगा। डायरेक्टर के लिए शेयर्स, क्वालिफिकेशन शेयर्स जो हैं वो होना जरूरी है। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव का तो उसने पूछा ही नहीं ना। चीफ एग्जीक्यूटिव रह सकता है, डायरेक्टर ने। हाँ, तो फिर अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव है तो फिर वो एज्यूम डायरेक्टर समझा जाएगा। नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा? डायरेक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। हम उसे कह देंगे कि जब सारे शेयर सेल कर दे डायरेक्टर नहीं रहेगा अनलेस कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव फिर भी रहता है। अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव फिर भी रहता है उस सूरत में डायरेक्टर रहेगा, ठीक है। वरना नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कंपनी के सारे शेयर सेल कर दें तो आप डायरेक्टर नहीं रहते। क्यों डायरेक्टर नहीं रहते? हाँ, क्योंकि नॉर्मली जनरल रूल क्या है, एक डायरेक्टर के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है। तो आप यहां पे एक्सेप्शन लिखना चाहें लिख सकते हैं कि नॉर्मली डायरेक्टर के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी है। जब वो सारे शेयर सेल करता है तो डायरेक्टर नहीं रहता अनलेस कि वो एक्सेप्शन में से कोई एक्सेप्शन हो। क्लियर हो ये? आगे, वैकेंसी इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे बी फिल्ड बाय अपॉइंटिंग असलम प्राइवेट लिमिटेड ऑफ विच ही इज ए मेजर शेयर होल्डर। वो कह रहा है जी असलम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो मेजर शेयर होल्डर है। ये जो वैकेंसी क्रिएट होगी तो असलम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपॉइंट किया जा सकता है। अच्छा, यानी डायरेक्टर अगर चाहे तो असलम प्राइवेट लिमिटेड को अपॉइंट कर सकते हैं, वो खुद नहीं कर सकता। ये कहना चाह रहे हैं? नहीं समझ आए भाई? अगर डायरेक्टर्स भी चाहें तो असलम प्राइवेट लिमिटेड को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते क्या ये वैकेंसी फिल करने के लिए? क्यों नहीं कर सकते? बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट इनएलिजिबल है डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। असलम प्राइवेट लिमिटेड कभी भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। फिर अल्टरनेटिवली द कंपनी में फंक्शन विद 6 डायरेक्टर्स टिल द नेक्स्ट एजीएम। शाबाश, यही बात इसमें बतानी है। अगर अनलिस्टेड है तो फिर कंटिन्यू कर सकती है, अगर लिस्टेड है तो कैजुअल वैकेंसी फिल करना लाजमी है। नहीं पता कि अनलिस्टेड के 7 डायरेक्टर नहीं हो सकते क्या? तो फिर उसने क्वेश्चन में हमें क्या बताया, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है?
तो दोनों लिखने चाहिए हमें, दोनों क्वेश्चन में उसने नहीं बताया, दोनों लिखने चाहिए। अगर लिस्टेड कंपनी है तो फिर फिल करना रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर वो कहता है 8 डायरेक्टर्स हैं, 8 डायरेक्टर्स थे, एक की कैजुअल वैकेंसी हो गई, लिस्टेड कंपनी है, अब रिक्वायर्ड है कि नहीं? मे और मे नॉट नहीं, अब भी रिक्वायर्ड है। लिस्टेड कंपनी के लिए कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है, चाहे मिनिमम नंबर पूरे होते हो चाहे ना होते हो। अनलिस्टेड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है अगर मिनिमम नंबर पूरे होते हो तो। डी, ही कुड कंटिन्यू टू बी चीफ एग्जीक्यूटिव विदाउट बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कर सकता है बिल्कुल जी। तो ये था हमारा टेस्ट, कुछ समझ आया आपको? चलिए, इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है, सॉल्यूशन मिल गया आप लोगों को। चलिए, ये अच्छा टेस्ट था 24-25 के चैप्टर्स की बेस पे। आपने घर जाके इसको फिर अच्छे तरीके से एक दफा फिर से पढ़ लेना है ताकि कंसेप्ट रिवाइज हो जाए आपके जी। अच्छा, इसके अलावा हमारा कोई और टेस्ट पेंडिंग है जिसकी डिस्कशन ना हुई हो? असेसमेंट टेस्ट शामिल। चलिए, असेसमेंट टेस्ट आपको मिल गया हुआ है, कितने स्टूडेंट्स को नहीं मिला अभी असेसमेंट टेस्ट? चलिए, आप टीए रूम से ले लीजिएगा आज। तो असेसमेंट टेस्ट भी कल या परसों डिस्कस करेंगे, कल या परसों तक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा कंपनी लॉ में लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 27, वो इंशाल्लाह कल स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं।